हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ रोहित राज मिश्रा, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डर्स अकेडमी, द राइट प्लेस टू प्रिपेयर योर केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेई। प्लस यू कैन ऑल्सो वॉच अस एंड टेक गाइडेंस फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन ऑल्सो। सो बच्चों, मैंने बहुत सारी चीजें जब एनालाइज करी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी तक कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ऑफलाइन जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो जो आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, सो एक बात बहुत सही है कि दे आर नॉट डिलीवरिंग एनी लेस कंटेंट। ओके, वो अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट कम्स कि अगर वो अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्या अलग दे दूंगा, व्हाट आई विल प्रोवाइड न्यू टू यू, जो मैं बोल रहा हूं दिस इज द राइट प्लेस। सो यहां पर राइट चीज या राइट प्लेस का सबसे सही मतलब जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां पर आपके हिसाब से पढ़ाई होगी। इट मींस वी विल टेक यू टुगेदर, हम आपको अपने साथ में रख के आपकी ग्रोथ को पर्सनलाइज तरीके से मॉनिटर करके आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि उन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जाइंट्स के लिए आपके साथ इस तरीके से मेहनत करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, इंडिविजुअल अटेंशन, पर्सनल गाइडेंस जब आपको मिलेगा, सो आपका जो कॉन्फिडेंस उसके साथ बूस्ट होगा, दैट विल बी द गारंटी of your improvement and for will be the base for scoring good marks। and इस तरीके से जब हम डेली फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे विद द सेम पेस, विद सेम मेथोडोलॉजी एंड सेम इनपुट्स, आपको अपने अंदर चेंज दिखेगा एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड इन क्लियरिंग नीट एंड जेईई। सो दिस इज द डिफरेंट थिंग। कंटेंट्स आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेवल का मिलेगा, हर एक चीज यहां पर हम कवर करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी फैकल्टी पिछले 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है तो ही विल डिलीवर यू ईच एंड एवरीथिंग, बट व्हाट मैटर इज मोस्ट हाउ इट इज डिलीवर्ड एंड व्हाई वी आर डिलीवरिंग दैट। वो पार्ट क्यों डिलीवर किया जा रहा है एंड आफ्टर डिलीवरिंग दैट पार्ट हाउ टू मॉनिटर दैट स्टूडेंट इज ग्रास्पिंग दैट थिंग, स्टूडेंट इज इंप्रोवाइजिंग बाय व्हाट वी हैव टॉट टू देम, अप्रोच बच्चे की क्वेश्चन के प्रति खुद से डेवलप हो रही है नहीं हो रही। सो दैट इज द न्यू थिंग विच यू विल गेट हियर। इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटर होगी, आपसे अप्रोच लग रही है नहीं लग रही है, अप्रोच लगानी कैसे, तो वी विल बी ब्रिंगिंग ऑल दिस थिंग टू यू। ओके, सो हमें यहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ एक ऐसे जेंट्री से मतलब है जो वाकई अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं। सो इसी के साथ क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। सो ये जो आज का लेक्चर जिस भी बच्चे ने पूरा देखा है, ही विल डेफिनेटली फील व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ओके, एंड दिस लेक्चर विल कम आउट ऑन यूट्यूब, सो वो पर्सनल इंटरेक्शन, इंडिविजुअल अटेंशन आपको अब फील नहीं होगा, बट आप एक कनेक्ट करने की कोशिश करोगे कि यार ओके, इफ लाइक दिस माय कंटेंट विल बी डिलीवर्ड टू मी, एंड देन इस कंटेंट डिलीवरी पर सर मुझसे टच में बने रहेंगे। सो वो जो आज मेरी बातें सुनने से या मेरा लेक्चर देखने से जो कॉन्फिडेंस, एक जो ट्रस्ट हमारे बीच में लिटिल बिट से बिल्ड होगा, उस ट्रस्ट के साथ अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, यू विल ट्राई टू टेक माय गाइडेंस, माय मेंटरशिप, और मैं आपको पूरी जर्नी में आपकी हेल्प करूं। सो व्हेन यू विल कनेक्ट विद मी, विल डिस्कस द प्लान एंड वी विल मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट, यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट यस, दिस इज द राइट प्लेस। सो राइट प्लेस फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ केमिस्ट्री नीट इन जेईई, दैट इज कॉन्सेप्ट बिल्डर्स अकेडमी। सो बच्चों, विदाउट किसी देरी, क्लास 12 का पहला फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जो चैप्टर पिक कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप सबने नाम सुना होगा, जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल अच्छे से समझा भी होगा, और अगर कोई इनकी इसमें चैप्टर में वीकनेस है तो आज वो सारी ठीक होने वाली है, लेक्चर टू लेक्चर जो भी टॉपिक में उनको दिक्कत है। क्लास 12 में जो स्टूडेंट्स हैं जो आज पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, सो उनको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है ना चैप्टर का बेटा, वो चैप्टर की कॉमन सेंस को बिल्ड करवाता है। एंड अगर एक बार चैप्टर के लिए कॉमन सेंस बिल्ड हो गई, देन आप खुद से उस चैप्टर पे कमांड करना, उस पे कमांड कर लेते हो, ठीक है। सो व्हाट इज द थिंग कि जब भी टीचर पढ़ा रहा है या मैं से आप पढ़ रहे हो, मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, मेरा पहला टास्क यही है कि आपको उस चैप्टर के लिए कॉमन सेंस बिल्डअप कराना, ठीक है। सो विदाउट किसी डिले शुरू करते हैं। सो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम सुनते ही मुझे समझ में आया कि यार इस नाम में ना दो शब्द छुपे हुए हैं। वन शब्द इज इलेक्ट्रो, और दूसरा जो शब्द यहाँ पे छुपा हुआ है वो बेटा क्या है, केमिस्ट्री। अब मैंने बोला यार इलेक्ट्रो सुनती कुछ तुम्हारे दिमाग में आया क्या, तो तुम बोलोगे किसी के दिमाग में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, किसी के दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन इलेक्ट्रोवर्ड सुनते आ रहे होंगे। सो जैसे इलेक्ट्रॉन स्लो करते हैं तब भी क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसके भी दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी का परसेप्शन आ रहा है वो एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोवर्ड्स हमें किसकी तरफ लेके गया, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अब केमिस्ट्री सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, तो आप बोलोगे केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं, हमें केमिकल रिएक्शंस को रन करने में हेल्प करते हैं। सो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो मैंने कहा यस, सो केमिस्ट्री वर्ड आपको रिएक्शन की तरफ लेके गया। अब इलेक्ट्रिसिटी एक अलग फंडामेंटल, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट पार्ट, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलने वाली चीजें, समझ रहे हो। तो मैंने कहा अगर यही इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल और रिएक्शन के फंडामेंटल किसी पॉइंट पे आपस में मर्ज हो जाए, किसी भी तरीके से आपस में जुड़ रहे होंगे, तो शायद इन दोनों के जुड़ने की वजह से जो नया कॉन्सेप्ट बन के निकलेगा, वो नया कॉन्सेप्ट किसका होगा बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। किसका होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सो नाउ पॉइंट सेकंड क्वेश्चन क्या आया कि ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और रिएक्शन के फंडामेंटल्स आपस में मर्ज कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ। तो देखो, होता क्या है कि ध्यान से आपको समझने वाली बात है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक फील है, एक फीलिंग है, भावना है। घर में लाइट आ रही है,
तो लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, इसलिए ट्यूबलाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है। बट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में क्या चीज मिली पंखे को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो अप्लायंसेस रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फीलिंग, और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो चीज वर्क करती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मेरे पास अगर कोई रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी रिएक्शन जो नेचर में खुद ब खुद अकर होना चाहती है। समझ में आ गई बात? तो उस केमिकल रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस होती है तो उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो रिएक्शन, आप आसान भाषा और छोड़ो, आप तो आसान भाषा में याद रख लो, केमिकल रिएक्शन के कोर्स में यूटिलाइज होने वाली एनर्जी इनिशियली क्या होगी? केमिकल एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स केमिकल रिएक्शन के साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी आपस में कोरिलेट हो रहे हैं। और एनर्जी के बारे में आपको एक बात पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एंड ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आइदर या तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो हम यहाँ पे अगर रीड करना चाहें तो मैं क्या पढ़ सकता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी, ठीक है, वेयर केमिकल एनर्जी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कि जो आपकी केमिकल एनर्जी मिल रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो खुद से अगर होती है, उससे जो एनर्जी है उसको हमने किसमें ट्रांसफॉर्म किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और ऑन द अदर हैंड ऑल्सो हाउ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का हम कैसे यूज कर रहे हैं? टू रन नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो खुद से अगर नहीं हो सकती तो एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है। एंड वो एक्सटर्नल हेल्प हम किसके फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपको चैप्टर का बेस समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम ऐसी कहानियां पढ़ने वाले जहां या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आया समझ? या तो हम बिजली पैदा कर रहे हैं या बिजली की हेल्प से रिएक्शन अकर करवा रहे हैं। ये मोटा मोटी पढ़ाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की होती है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको समझ में आया कि दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स, वन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल, एंड अनदर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो इन कन्वर्जन पे बेस्ड जो भी डिवाइसेस, जो भी पढ़ाई, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमने उन सबको एक कॉमन नाम के अंदर डाला, जैसे लोगों को एक वर्ड सुनते ही समझ में आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला इसको बच्चे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला। सो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल में। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो फॉर्म होगा इट विल बी ऑफ टू टाइप्स। आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो दो टाइप कौन कौन से होंगे? अगर ये चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस यहीं से तो शुरू हो जानी चाहिए कि सर एक तो वो होगा जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरा होगा जहां केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, तो सर ऐसे सेल जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उनको क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा भैया जो इलेक्ट्रिकल बिजली की हेल्प से जो केमिकल रिएक्शन अकर हो रही है, तो ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्पेसिफिकली बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप अच्छे से एक बार को इमेजिन कर सकते हो। ओह, गलत चीज, गलत जगह लिख दी। आप अगर मैं एक शब्द आपके सामने लिखूं इलेक्ट्रोलाइसिस, सबने सुना होगा, जो 12th में होगा उसने भी सुना होगा, जो ड्रॉपर होगा उसने भी सुना होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? एक बीकर, बीकर में सॉल्यूशन, एनोड बैटरी से कनेक्ट किया है, ऐसा सिस्टम। जैसे सोने का पानी चढ़ाना, गोल्ड प्लेटिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, आप सबने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर आपके सॉल्यूशन में दो मेटल की रॉड डिप होती है, एक होती है एनोड और दूसरी क्या होती है बच्चे? कैथोड होती है। तो जो एनोड होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और कैथोड क्या होती है बच्चे? नेगेटिव। तो दिस इज द बेसिक फिनोमेना, बेसिक एक जस्ट गो थ्रू किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ऑन द अदर हैंड में बात करूं किसकी? कि भाई केमिकल एनर्जी, बिजली पैदा करा रहे हैं हम केमिकल रिएक्शन करा के, तो ऐसे सेल को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? गैल्वेनिक सेल, और प्यार से वोल्टिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टिक सेल। तो सोचो गैल्वेनिक सेल कैसे होगा, क्या होता है, क्या हमने कभी इसको देखा है? जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस छोटी क्लास में पढ़ा है, गोल्ड प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सुना है, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की छाप दिमाग में आ गई, एक बीकर, एनोड, बैटरी, सब कुछ। बट गैल्वेनिक सेल समथिंग न्यू, न्यू टू द कॉन्सेप्ट। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट है, मैं अगर बोलूं कि तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस तो फिर भी तुमने प्रैक्टिकली नहीं देखा, थियोरेटिकली पढ़ा है, भूल भाल गए होंगे। बट गैल्वेनिक सेल तो तुम बचपन से यूज करते आ रहे हो। बोलोगे कैसे सर? मैंने कहा जितनी भी तुम्हारे आसपास बेटा हर वो चीज जो बैटरी से चलती है, उन सब में क्या भरे पड़े हैं? केमिकल्स ही तो भरे पड़े हैं। और उन केमिकल से क्या पैदा हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी ही तो पैदा हो रही है कि नहीं? सो सारे आपके क्या हैं? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कंस्ट्रक्शन के वक्त एनोड कैथोड देखने को मिलता है, सिमिलरली यहां पर भी आपको एनोड
और कैथोड देखने को मिलेगा। और ये चीज मैं पहले इसलिए लिखा दे रहा हूं क्योंकि किसी भी चैप्टर के शुरुआती 10 मिनट, जैसे मैंने शुरुआत में समझाया है 1 से 2 मिनट, तो आपने अगर उसको फील किया होगा तो आपको लगा होगा कि नहीं, इस लेक्चर को तो बहुत ध्यान से पढ़ूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि ये चैप्टर मुझे पूरी तरीके से समझ में आई है। तो अभी वो फोकस आपको लग रहा होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यही डिलीवर कर रहा हूं कि एनोड जो हमेशा पॉजिटिव होता है, दिस इज द ओनली केस जहां एनोड क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा, एंड यहाँ पे कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आया समझ में? सो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई है जहां पर बिजली की हेल्प से रिएक्शन अगर कराई जाती है और रिएक्शन की एनर्जी की हेल्प से बिजली पैदा कराई जाती है। ऐसे कन्वर्जन से बेस्ड शेल को प्यार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। सो चैप्टर 2 भाग में पता पार्ट में डिवाइडेड है, क्लियर हो गया। तो एक आधा भाग किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और आधा पार्ट किसका होगा, गैल्वेनिक सेल का। तो आधा चैप्टर गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, आधा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले किस पार्ट के साथ स्टार्ट किया जाए बताओ? तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल। हमने कहा भाई एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, एनसीईआरटी में पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ाया, हम भी उसी की तरीके से पढ़ेंगे। तो भले ही एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक कवर करेंगे, बट टॉपिक कवरिंग होगी वही प्रॉपर नीट लेवल, जेईई मेंस लेवल तक की। समझ में आ गई बात? जिससे आपके क्वेश्चंस बनाने में आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। तो गैल्वेनिक सेल पढ़ने जा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल नया कॉन्सेप्ट है, बिजली पैदा हो रही है रिएक्शन की हेल्प से। तो देश के अंदर कुछ इतना बढ़िया अगर अपन काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो गैल्वेनिक सेल को अच्छे से समझने के लिए ऐसे दो प्री कॉन्सेप्ट हैं, या मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे दो टॉपिक जिनका मतलब अगर आपको क्लियर नहीं है तो गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन या वर्किंग को समझाना या समझना पॉसिबल नहीं होगा। या आप ऐसे समझ लो कि ये दो प्री कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जब तक ये बेंचमार्क है, समझ रहे हो, कि जब तक ये लोग सक्सेसफुली अप्लाई नहीं होंगे वर्किंग में, तब तक आपकी गैल्वेनिक सेल की वर्किंग सही से चलेगी ही नहीं, या गैल्वेनिक सेल बनेगा ही नहीं। तो पहला प्री कॉन्सेप्ट जिसकी इतनी हाइप अपन कर चुके हैं वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब भैया अंग्रेजी वाले जो बच्चे हैं जिसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, तो प्लीज इसके अंदर अंग्रेजी का मतलब नहीं घुसाइएगा कि स्पॉन्टेनियस मतलब तो क्या होता है, बड़ा ही क्विक होता है, रैपिड होता है। तो ऐसी रिएक्शन जो बड़ी तेजी से होती है, जो प्रोसेस बहुत तेजी से होती है, उनको स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल नो, ऐसा नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है कि सच रिएक्शन which urge to occur by itself or by some पुश। या तो आप क्या करो, खुद से वो रिएक्शन आप हो जाएगी, या आपने हल्की सी चिंगारी लगाई और आग जैसे अपने आप लग जाती है, तो हल्की सी मदद करी, फिर एक्सटर्नल सपोर्ट हटा दिया एंड काम ऑटोमेटिकली होता चला जाए, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चे? उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। आया समझ में? तो ऐसी रिएक्शन जो खुद से होना चाहती है, स्मॉल पुश से होना चाहती है, उसको क्या कहते हैं अपन? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे 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 एग्जांपल्स, इवोपरेशन ऑफ लेक। अरे भाई लेक में पड़ा पानी अपने आप इवोपरेट होता है? ओहो, इवोपरेशन ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, इवोपरेशन ऑफ लेक। उसके बाद अपन बात करें बच्चे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ये सारे वो कामकाज है जो नेचर में खुद ब खुद होते हैं। इज दैट क्लियर? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आया समझ में? वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं दूसरी प्रोसेस क्या होती है बच्चे, तो दूसरी प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपके रिडॉक्स की बेसिक थोड़े बहुत मैं ठीक करा दूंगा, बस ध्यान से समझना है। रिडॉक्स रिएक्शन नाम में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिकोड किया तो उसके अंदर दो नाम छुपे हुए थे, वैसे मैंने कहा यहाँ पर भी दो नाम छुपे हैं। एक रेड, रेड मतलब रिडक्शन, और दूसरा ऑक्स, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो हमसे डेफिनेशन पूछी गई तो मैंने क्या बोला कि सच रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously, occurs साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही रिएक्शन जब दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता हुआ नजर आए, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चे? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाउ द पॉइंट कम्स, जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर रिडॉक्स रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में दोनों काम, वेल इनफ, बट सर हम कहीं पर ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ, कहीं पे रिडक्शन हुआ या नहीं, उसको पहचाने कैसे? कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कहीं पे रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, हम इसको पहचाने कैसे? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ऑक्सीडेशन इज अकर्ड, ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग? तो मैंने कहा भाई छोटी क्लास वाली डेफिनेशन से चलोगे तो आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने कहा भैया इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से कि ऑक्सीजन के जुड़ने और हाइड्रोजन के निकलने से अगर आप ऑक्सीडेशन पहचान लोगे तो नहीं होगा। इस चैप्टर में ये कहता है, जो आपने और हायर लेवल में पढ़ा, क्लास 11 की रिडॉक्स चैप्टर जब पढ़ी होगी तो वहां पे आपको समझाया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, द वन हु लूजेस द इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू डू ऑक्सीडेशन, टेंड्स टू डू ऑक्सीडेशन। जैसे हमने कहा भाई हमारे पास जिंक है, तो जिंक अभी देखो मस्त सिंगल है, अब जिंक को बनाना है ZnSO4, जिंक को बनाना है ZnCl2,
तो जिंक को सिंगल से क्या होना है, मिंगल। तो जिंक जब भी सिंगल से मिंगल होने जाता है तो जिंक को उसके लिए वैलेंसी शो करनी पड़ती है +2, और जिंक जब अपनी +2 वैलेंसी शो करता है तो ये +2 वैलेंसी वो तभी शो कर पाता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज करता है। तो जिंक को सिंगल से मिंगल होने के लिए, जिंक को एक एटम एलिमेंट को कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने आप को एक वैलेंसी शो करनी पड़ती है +2, एंड दैट वैलेंसी इज शोन व्हेन जिंक लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लियरली आप देख रहे हो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो जिंक ने यहाँ पर क्या किया बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्या किया बच्चे, ऑक्सीडेशन। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, एक तरीका और है, सिंपल। और आप देखो, जब रिएक्टेंट साइड LHS से RHS गए तो LHS वाले जिंक पे कितना चार्ज है बच्चे, 0। RHS वाले जिंक पे कितना चार्ज है, आप बोलोगे +2। तो मैंने कहा यहां से लेफ्ट टू राइट जाने पे, LHS से RHS जाने पे चार्ज इंक्रीज, तो आप बोलोगे यस सर चार्ज इंक्रीज। बोलोगे कि नहीं? एक मिनट, रिडक्शन को हटा देते हैं एक बार को, ठीक है। तो मैंने कहा, बोलोगे कि सर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि चार्ज इंक्रीज होना किसकी निशानी है, इलेक्ट्रॉन लूज। कितने से चार्ज इंक्रीज हुआ था, बाय द वैल्यू 2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, यहाँ पे गेन लिखने जा रहे थे, बताओ गेन हुए लूज हुए? बोलो भाई हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, लूज। और इलेक्ट्रॉन लूज होना किसकी निशानी है, ऑक्सीडेशन की। इसका मतलब अगर 2 लोगों के बीच में जब भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एंड दैट पर्सन इज डूइंग ऑक्सीडेशन, दैट पर्सन इज डूइंग ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं किसकी, रिडक्शन की, किसकी बात करें बच्चे, रिडक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो रिडक्शन क्या होता है? छोटी क्लास की तरह बोलोगे कि सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा अगर इसी में फंसे रह गए तो इस चैप्टर में कौन रिडक्शन कर रहा है नहीं पहचान पाओगे। इस चैप्टर के लिए हायर ज्ञान लेके आओ और ये बोलो कि 1 जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये चीज आपकी कॉन्सेप्ट में होनी चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला रिडक्शन करता है। दिस इज द थर्ड पैरामीटर जिससे आप रिडक्शन की पहचान करते हो। तो मैंने कहा कि हमारे पास एक कॉपर है, ये कॉपर पहले से ही मिंगल है, देखो क्योंकि उसने +2 वैलेंसी दिखा रखी है, तो कॉपर मिंगल है। और आज की जेन जी जेन अल्फा की जनरेशन में क्या हो चुका है कि जो जितनी जल्दी मिंगल होता है उसको जल्दी सिंगल होना पड़ता है, बोर हो जाते हैं क्योंकि लोग। तो ये Cu+2 क्या कर रहा है, बोर हो गया। ठीक है, इसने कहा कि भैया मुझे तो क्या होना है, सिंगल। तो बोलेगा कि भाई जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लूज किए वो 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, और मुझे Cu सॉलिड में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। किस में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। आया समझ में कि नहीं आया? तो आप देखोगे, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इसने क्या किया, रिडक्शन। मैंने कहा बिल्कुल। और दूसरा एक तरीका और भी है, आपने कहा कि सर कॉपर पे LHS पे कितना चार्ज है, +2, RHS वाले पे 0। तो दिस इज द, मैं तो इसको सबसे आसान तरीका मानता हूँ कि LHS से RHS जाने पर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब आप बोलोगे जो चार्ज डिक्रीज, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन गेन की निशानी, कितने से डिक्रीज हुआ, 2 से। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ, गेन। तो जैसे आपको इलेक्ट्रॉन गेन का पता चला, आप बोलोगे यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। सो कैसे ऑक्सीडेशन को पहचाना जाए, कैसे रिडक्शन को पहचाना जाए, दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हुई, हाँ या ना भाई, हुई कि नहीं? बहुत आराम आराम से देखो, कॉमन सेंस चल रहा है, अभी दे रहा हूं, पुरानी बातें समझा रहा हूं। यही इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि 1 लेक्चर विल चेंज योर पर्सपेक्टिव। अगर आप इस तरीके से समझ रहे हो, कितने बेसिक से, आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, अगर आपको इस तरीके से किसी ने स्टार्ट कर रखा हो जहां पे कनेक्टिविटी फील हो, क्यों पढ़ रहे हैं, समझ लो क्या करना है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आजकल क्या कर दिया है कि बेस बनाने की बजाय टॉपिक आता है, टॉपिक एक जनरल मतलब समझाते हैं, इसमें ये होगा और सीधा उसके क्वेश्चन पे चल जाते हैं। अरे ये हो रहा है, उसके सीधे क्वेश्चन पे जाने के बीच में बहुत कुछ होता है। समझ में आई बात? तो उसको समझना भी बहुत जरूरी है। आया समझ में? अच्छा, अब एक सवाल आता, ठीक है, एक सवाल आया मेरे मन में कि यार क्या ये जो रिएक्शन है जिंक वाली, इसको मैं रिडॉक्स बोल सकता हूं? तो आप बोलोगे कि सर जी क्यों अपनी ही पढ़ाई हुई बात को गलत साबित कर रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ? तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया ऊपर कि सच रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, उसको रिडॉक्स कहते हैं, यहां तो सिर्फ ऑक्सीडेशन है। तो आप बोलोगे नो सर, इट्स अ बिग नो, इट्स अ बिग नो। मैं बोलूं क्या, रिडक्शन ये वाली रिएक्शन रिडॉक्स है? तो आप फिर बोलोगे सर फिर से अभी बात भूल गए। मैंने कहा क्या, कि जहां दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो आप बोलोगे सर इट इज ऑल्सो अ बिग नो, ये सिर्फ रिडक्शन है, ये रिडॉक्स नहीं है। तो मैंने कहा मुझे तो रिडॉक्स के बारे में पढ़ना है, तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन है और नीचे वाली सिर्फ रिडक्शन है। तो एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन कभी भी अकेले नहीं हो सकता, ना ही रिडक्शन, दोनों साथ में होंगे। इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए यही जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इंडिविजुअल रिएक्शन है, क्लब बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो जैसे ही जोड़ा जाएगा, आप देखो जिंक सॉलिड, भाई एक रिएक्शन तो ये है कि Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट हुआ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक रिएक्शन क्या है कि Cu+2 मिंगल था, सिंगल होना चाहता था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रास्प करके Cu सॉलिड सिंगल हो गया। और अब दोनों रिएक्शन को अगर मिंगल करना है, LHS को LHS, RHS को RHS से जोड़ दिया जाए। तो जैसे ही जोड़ा तो जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस।
अब मैंने सीधा प्रोडक्ट, अब आप बोलोगे सर अरे ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका क्या, ये भी तो एलएचएस में है, इसको क्यों नहीं लिख रहे? तो मैंने कहा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एलएचएस में है वहीं पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आरएचएस में है, सेम वैल्यू सेम साइन के साथ अगर अपोजिट साइड में होती है तो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, अब Zn+2, अब सीधा मैं इसलिए प्रोडक्ट पे चला गया, Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड। आया समझ में कि नहीं? तो आपके सामने मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में एक रिडॉक्स गिवन होगी, आपको यहाँ से पहचान में आना चाहिए कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन। तो देखो अब इस पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी, इस पूरी रिएक्शन में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आप वीक है कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा एप्टीट्यूड आपका नहीं लगता टाइमली, तो थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपने बोला कि सर जिंक पे कितना चार्ज, 0, यहाँ पे कितना, +2, तो सर आपके पढ़ाने के हिसाब से यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 2 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, इट मींस जिंक ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही आपने समझा और सही आपने सोचा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे सर कॉपर पे +2 चार्ज है, एलएचएस में 0 है, सर यहाँ पे एलएचएस से आरएचएस जाने पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, 2 से डिक्रीज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए होंगे, तो यहाँ कॉपर ने किया होगा रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, उसी रिएक्शन में रिडक्शन, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो मैं इस रिएक्शन को एक रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकता हूं। तो इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन बनती है, लिखी जाती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को ही रिजेंबल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो यही आपका, सॉरी ओहो चेयर डिसबैलेंस, तो यही आपका क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहलाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया यहां तक? बोलो। तो गैल्वेनिक रिएक्शन, सॉरी गैल्वेनिक सेल को समझना है अगर, तो गैल्वेनिक सेल की वर्किंग आपकी 2 स्टेप्स पे डिपेंड करती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरा रिडॉक्स। ये दोनों स्टेप्स अच्छे से सेटिस्फाइड तरीके से अगर गैल्वेनिक सेल में अकर हो रहे हैं तो गैल्वेनिक सेल भी अच्छे से काम करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हमने प्री कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, रिडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सारी चीजों को अच्छे से समझा, जिससे जब हम इस टॉपिक को पढ़ने जाएं जो कि है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आए। इज दैट क्लियर? सो यहां तक अपन ने बेसिक्स कवर किए, इंट्रोडक्शन समझा। तो आज का लेक्चर पे अपन इंट्रोडक्शन पे रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझो, इसको रिवाइज करो और यहां तक एनसीईआरटी बनाओ। देन जब हम कंस्ट्रक्शन गैल्वेनिक सेल को अपन देखेंगे तब तक आपका भी दिमाग रेडी हो चुका होगा इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ के टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। सो अपन कोई जल्दी नहीं मचा रहे हैं, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ठीक है। सो अगेन मेरा सिंपल सा क्या कहना है, जितना पढ़ाया अच्छे फ्रेश नोट्स होने चाहिए, साथ में बनने चाहिए, एनसीईआरटी रीडिंग होनी चाहिए एंड मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। और फोकस होके आगे चलते रहने को अपन मांगता है, ठीक है। तो फोकस रहिए एंड आज के लिए, आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।